जी बिल्कुल, बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून जो हैं उन्होंने ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो ताहयात नाअहली के जो असूल का इतलाक़ सिर्फ जो है वो इंतखाबी तनाज़ात पर होना चाहिए और इसको उसी में इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि आइन का आर्टिकल 184(3) के इख्तियार के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये बतौर ट्रायल कोर्ट अमूर जो है वो अंजाम नहीं दे सकती। ये भी कहा गया है कि आइन का आर्टिकल 184 की जो शिक 3 है, इसके तहत अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक जो है वो नहीं मिलता, और अदालती फैसले के खिलाफ अपील का जो हक ना मिलना ये बुनियादी जो हकूक हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अपील के हक के बगैर ताहयात नाअहली मुतलका हल्के के वोटर्स के बुनियादी हकूक की भी खिलाफ वर्जी होगी। ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसलों में आर्टिकल 62(1)(f) के तलाक के पैरामीटर जो है वो तय किए हैं। अब इन पैरामीटर्स को जो है वो विजिट करने की जरूरत है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो 62(1)(f) के तहत जो ताहयात नाअहली है, इसमें जो अपील का हक मुयस्सर नहीं है, इस मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो अपने फैसले पर नज़रसानी करे। बुनियादी तौर के ऊपर ये आईनी दरख्वास्त है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि पाकिस्तान की वकला तंजीम की नुमाइंदा बॉडी है, उसकी जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया है, और ऐसे मौके पर रजू किया गया है कि अब से कुछ दिन बाद जो मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस गुलजार अहमद, वो रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह जो नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल जो हैं वो ये मनसब संभालेंगे। तो अब ये देखना है कि पहले भी जो वकला की जानिब से जस्टिस काजी फाइल ईसा केस में जस्टिस उमरता बंदियाल के खिलाफ जो है वो खड़े हुए थे, लेकिन अब देखते हैं कि ये मामला किस दिन बैठता है और ये केस कब समाअत के लिए मुकर्रर होता है। जी ठीक है, हमारे साथ रहेगा। नवाज शरीफ जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। ताहयात नाअहली का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है, अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक ना मिलना इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद साबिर शाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर, नवाज शरीफ जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की गई है और ये दरख्वास्त सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने दायर की है। इससे पहले भी एक ऐसी पिटीशन कुछ अर्सा पहले कुछ सहाफ़ी लेके पहुंचे थे और अब एक बार फिर ये पिटीशन दायर हुई है। इस बार जहांगीर तरीन का नाम भी इसमें शामिल है। जी बिल्कुल, ये एक पिटीशन फाइल की गई है। एक आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश है नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की तरफ से, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उनके सदर की तरफ से ये फाइल की गई है पिटीशन, और इसमें कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो ख़त्म हो जाए और वो दोबारा पॉलिटिक्स में आ सकें। और ये ऐसे वक्त में फ़ाइल की गई है जब चीफ जस्टिस गुलजार साहब रिटायर हो रहे हैं और नए चीफ जस्टिस जो हैं वो आइंदा माह जस्टिस उमरता बंदियाल साहब अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और अपना मंसूब संभालेंगे। ज़्यादा इम्कान यही है कि इसकी समाअत जो है वो नए चीफ जस्टिस आएंगे वही करेंगे। ठीक, साबिर शाकिर आप हमारे साथ रहेगा। अरशद शरीफ साहब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अरशद शरीफ साहब, नवाज शरीफ जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? हाँ जी, एहसन भून साहब ने जो आईनी दरख्वास्त दायर की है, इस हवाले से मैंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब से प्रोग्राम में सवाल जवाब किए थे, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह कहा था कि अव्वल तो ये दरख्वास्त उनको फाइल करनी चाहिए जो कि खुद अफेक्टेड है इससे, और एहसन भून साहब को प्रॉक्सी पिटीशन चाहे किसी और के बिहाफ पे फाइल नहीं करनी चाहिए। और प्रॉक्सी पिटीशन से उनकी मुराद ये थी कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली के हवाले से बार को इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और इस पर काफ़ी सारे लीगल पॉइंट्स भी हैं जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा था। ये तो इनिशियली जब फाइल होगी तो उसमें मेरे ख्याल रजिस्ट्रार ही इसको शायद रिजेक्ट कर दें, इसे एक्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये एक्सेप्ट हो भी जाती है तो वफाक और अटॉर्नी जनरल ने बड़ा वाज़ेह इस हवाले से फरमाया था कि वो इसको अपोज करेंगे, और इसमें अगर कोई चीज़ें तब्दील होनी है तो इसमें आईनी तरमीम की ज़रूरत है, जो कि आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहली के मुतअद्दिद फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद हैं, और इसको बिल्कुल एक प्रॉक्सी पिटीशन जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के लिए
कंसिडर किया जा रहा है कि बार उनके लिए खड़ी होगी। बिल्कुल उसी तरह का एक इकदाम है जिस तरह चंद सहाफ़ियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इश्तिहारी मफरूर मुजरिम के लिए कहा था कि जी उसे पाकिस्तान के मीडिया पे दिखाया जाए, बोलने की आज़ादी दी, और फिर बाद में उन्होंने वो पिटीशन विड्रॉ कर ली थी। तो अब बार इस साइड पे आ रही है कि जनाब जो लोग नाअहल हुए हैं और जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहल किया है उनके लिए लिमिटेशन की जाए। और इसका जो लार्जर पॉलिटिकल क्वेश्चन है वो ये है कि क्या 22 करोड़ की आवाम में सच्चे दयानतदार लोगों की कमी है जो इस वक्त एहसन खून साहब ऐसे लोगों के लिए बकौल अटॉर्नी जनरल पर प्रॉक्सी पिटिशनर बन रहे हैं, प्रॉक्सी पिटीशन फाइल कर रहे हैं, जिनको के बदयानत करार दिया गया है। तो ये काफी कंटेंशियस इशू है जिस हवाले से एहसन खून साहब इस वक्त बार को बकौल अटॉर्नी जनरल के लेके सुप्रीम कोर्ट के पास गए इस इशू को। जी, और ये भी कहा है कि ताहयात नाअहली का तलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए, ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। हाँ जी बिल्कुल। अब इसका मतलब ये है कि एक शख्स अगर पहले झूठा था तो वो आइंदा झूठ नहीं बोलेगा, एक शख्स अगर पहले चोर था तो वो आइंदा चोरी नहीं करेगा, और उसे रियासत के मामलात संभालने की इजाज़त दी जाए। इन दोनों केसेस में करप्शन भी साबित हुई है, बदयानती भी साबित हुई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिनके बारे में कहा जा रहा है कि प्रॉक्सी पिटिशनर बने एहसन खून साहब, उनके दोनों मामलात जो बदयानगी और साथ साथ करप्शन के जो मामलात थे इस्टेब्लिश होने के बाद ये चीज़ें आई हैं। वैसे लोगों का प्रॉक्सी पिटिशनर बनना एहसन खून साहब के लिए खुद बार के हवाले से, बार की पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत बड़े सवालात इस वक्त उठा रहे हैं। जी ठीक है। अरशद शरीफ साहब, एक दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ अपनाया गया उसमें एक पॉइंट ये भी था कि अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक ना मिलना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है, तो ये कितना इसको अपील को जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा? देखिए ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिसको तकनीकी इंसाफ कहा जाता है। ये वो इंसाफ की कोशिश करें, तकनीकी इंसाफ जिसका कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस ने पनामा केस की जजमेंट में लिखा कि और आज वजीर आज़म ने जो लॉ रिफॉर्म्स की बात की कि पाकिस्तान में, बल्कि जो कौम से उन्होंने सवाल जवाब कि पाकिस्तान में दो कवानीन, एक गरीब के लिए और एक अमीर के लिए। इस वक्त पाकिस्तान की बार बजाय इसके कि जितने पेंडिंग लिटिगेंट्स हैं, कोई गरीब लिटिगेंट है उसके लिए आवाज़ उठाएं, उनके लिए इंसाफ के हसूल के लिए काम करें। कोई बेवा है उसके केसेस हैं, कोई गरीब लोगों के केसेस हैं, उनके एहसन खून साहब केसेस को प्लीड करते हैं तो बहुत अच्छा लगता हम सबको कि बिल्कुल बार इसमें काफ़ी अच्छा किरदार अदा कर रही है। अब वो दो ऐसे लोगों के प्रॉक्सी पिटिशनर बनते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि काफ़ी मालदार हैं, और जो अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग, उस तकनीकी इंसाफ को वहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की आड़ लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान में जितने पेंडिंग केसेस पड़े हैं उसमें बार को चाहिए कि अपने वकला के एक पैनल बनाए दे, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इंसाफ उनको फ्री वहाँ पे मावनत करे, लेकिन ऐसा काम वो नहीं करते। इनके लिए प्रॉक्सी पिटिशनर जिनके बारे में कहा जा रहा है, जिनके ऐसा प्रॉक्सी पिटिशनर इस वक्त बन के सामने आए हैं, वो पाकिस्तान में उसी आपके तबकाती जो एक डिफरेंसेस है उसको बड़ा हाईलाइट कर रहा है, और बार जो कि बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल होता था इसको पोलिटिसाइज और कंट्रोवर्शियल इस वाली पिटीशन से बनाया जा रहा है। जी ठीक है, साबिर भी हमारे साथ मौजूद है। साबिर, माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से इस किस्म की कोई अपील दायर की जाए जबकि वो मुतालिका फरीक भी ना हो? देखिए, जो अरशद बात कर रहे थे, बुनियादी बात तो यही है कि मालदार और ताकतवर लोगों को बचाने के लिए तो बहुत से लोग आ जाते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए कोई नहीं आता। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि एहसन खून साहब और इनके पीछे पूरा क्या वाक़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और वकला तंजीमें सारी की सारी इनके साथ हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन 184(3) ये बराह रास्त जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाती है, इससे सिर्फ उस सूरत में जाया जा सकता है जब मुल्क की एक बड़ी अक्सरियत का मफाद किसी से वाबस्ता हो या किसी के अक्सरियत के हकूक़ सलब हो रहे हों। इंडिविजुअल के लिए और ख़ास तौर पे मुजरमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त नहीं जाया जा सकता। ये शायद जब डिबेट चलेगी और सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग होगी तो उस वक्त बड़ी मज़े की बहस होगी कि एक दो सज़ा याफ्ता लोग हैं, वो छोड़ दें ABC कोई भी है, दो सज़ा याफ्ता जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुजरिम करार दे चुकी है, उन दो मुजरिमों के लिए
184(3) کے تحت براہ راست سپریم کورٹ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مفاد عامہ کا مسئلہ ہے، یہ پبلک ایٹ لارج کا ایشو ہے، اس لیے ہم براہ راست آئے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت مشکل ہوگا اس کو انٹرٹین کرنا، اور یہ جو ایفرٹ کی گئی ہے یا کروائی گئی ہے یہ مشکل ہے. صابر بظاہر تو دکھائی دے رہا ہے کہ کروائی گئی ہے، جو ٹائمنگ ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ نواز شریف کی واپسی کا بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں، وطن پلان کر رہے ہیں، اس طرح سے بار بار ایسی خبریں سامنے آتی رہی. دیکھیں ان کے لیے اگر حالات اتنے ہی اچھے ہوتے تو وہ یہاں سے دوڑ کے ہی نہ جاتے، وہ یہاں سے دوڑ کے گئے ہیں عدالتوں کو. اور اگین اس میں جہانگیر ترین صاحب تو اس ملک میں موجود ہیں اور وہ کہیں مفرور نہیں ہوئے اور ان کو کسی اور کیس میں سزا نہیں ہوئی. اسی وقت مزید بات کریں گے. سینئر قانوندان اعتزاز حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب، بڑی پیش رفت ہوئی ہے. صدر سپریم کورٹ بار نے نواز شریف اور جہانگیر ترین کی نااہلی کے خلاف آئینی درخواست دائر کر دی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ یہ آپ کو خلاف دائر کی ہے نا. ابھی آپ کے باہر جو بتا رہے ہیں وہ بچی بتا رہی ہے، میں نے تو نہیں سنی یہ خبر، آپ سے سن رہا ہوں کیونکہ میں تو ابھی موٹر وے پہ ہوں. اور وہ کہہ رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ احسن بھون نے درخواست دی ہے کہ نااہلی ان کو نااہل کیا جائے فار لائف. کون سی خبر درست ہے پہلے یہ تو بتائیں. اس کی بچی کو میں نے کہا تصدیق کر لینے دو. اعتزاز صاحب پہلے آپ سے پوری خبر شیئر کر لیتے ہیں ڈیٹیل میں، اس کے بعد آپ بتائیے گا قانونی نقطہ نظر کیا کہتا ہے اس پہ. نواز شریف جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی کے خلاف آئینی درخواست دائر کی گئی ہے صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کی جانب سے، اور تاحیات نااہلی کا اطلاق صرف انتخابی تنازعات میں استعمال کیا جائے. درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے. دوسرا نقطہ یہ کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ کے امور انجام نہیں دے سکتی. آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہیں ملتا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہ ملنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے. کیا کہیں گے اس پہ اعتزاز صاحب؟ یہ تو میرا تو بڑا عرصے سے موقف یہ رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک تو تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے، اس کا پیریڈ فکس ہونا چاہیے، ریزنیبل پیریڈ. اور دوسرا یہ کہ 184 دہلی شک 3 کے تحت میرا موقف رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اپنے نواز شریف کے حوالے سے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ چونکہ اپیل کی اس میں پروویژن نہیں ہے، اس کے تحت سزا اتنی بھاری سزا لمبی سزا دینے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ. لیکن یہ میں اس پہ حیران ہوں کہ یہ سپریم کورٹ بار کے صدر صاحب کیوں یہ کسی کے ذاتی معاملے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ایک پریشانی ہے اور مجھے ہو سکتی ہے. اور باقی موقف ان کا درست ہے کہ موقف ان کو جو نااہل ہوئے ہیں یا ان کو لینا چاہیے یا ان کی سیاسی جماعتوں کو لینا چاہیے، وہ ان کا بنتا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو کسی ذاتی معاملے میں کسی کی ذات کے حوالے سے نام لے کے پٹیشن نہیں کرنی چاہیے. اور اعتزاز صاحب، آرٹیکل 184(3) کے تحت براہ راست کسی انڈیویجول کے لیے درخواست دائر کی جا سکتی ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں انڈیویجول کے لیے نہیں کی جا سکتی. پبلک ایٹ لارج کے انٹرسٹ میں ہو تو وہ کی جا سکتی ہے. اس میں یا وہ نواز شریف خود کریں، ان کو ایک دفعہ 10 سال کی زائد المیعاد پٹیشن پہ سپریم کورٹ نے اجازت دے دی تھی. جب یہ پہلے تو چلے گئے تھے سعودی عرب، کراچی جیل سے نکل کے سیدھے سرور پیلس محل میں سعودی عرب میں چلے گئے، اور یہ سن 2000 کی بات ہے. واپس جب لوٹے تو ان کی پٹیشن جو تھی وہ اپیل زائد المیعاد کر بیٹھے تھے. پھر انہوں نے اس پہ 10 سال کا تقریباً 10 سال کا انہوں نے سپریم کورٹ نے ان کو نہ صرف 10 سال کی میعاد کی رعایت دی، زائد المیعاد لمیٹیشن کی، بلکہ ان کو پھر بری بھی کر دیا. اور اپیل
رعایت دی پہلے اپیل داخل کرنے کی، پھر اس کے بعد ان کو بری کر دیا. اتنی زیادہ رعایت کو بڑی کم میرا خیال ہے شاید ہی کسی کو ملی ہو سپریم کورٹ جانب سے، بس ان کو ملی ہے. ان کو رعایت سے بہت ملتی ہے. ان کو چاہیے تھا یا خود فائل کرتے یا اپنی جماعت سے کہتے کہ فائل کرے. تو یہ سپریم کورٹ بار کو تو انڈیویجول کی کیس میں نہیں آنا چاہیے. اچھا اعتزاز صاحب، ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہیں گے، ماضی میں کوئی ایسی نظیر ملتی ہے کہ صدر سپریم کورٹ بار کی جانب سے ایسی کوئی اپیل دائر کی ہو جبکہ وہ متعلقہ فریق بھی نہیں ہے؟ نہیں، ایسی تو ہوئی ہے، تو ہوتی ہے پبلک انٹرسٹ میں ہوئی ہے، پبلک ایٹ لارج کے انٹرسٹ میں زیادہ انٹرسٹ ہو. جس طرح جوڈیشری کا اگر جسٹس کو ایک فوجی نکال دے تو اس پر اور فوجی آرمی چیف نکال دیتا ہے جوڈیشری کے چیف جسٹس آف پاکستان کو. وہ ایک انڈیویجول کے لیے بھی ہوئی ہے، پر وہ انڈیویجول کے لیے نہیں تھی. اس ادارے کو آپ نے بالکل ہر قلم کر دیا تھا، ادارے کا پورے کا. جہاں پہ انڈیویجولز ہے بالکل افراد ہے. وہ پٹیشن تھی جس میں لیکن یہ کیسز تو فرد واحد کا مسئلہ ہے، مفاد عامہ کا مسئلہ تو اس میں نہیں ہے، عوامی مفاد سے تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں اس کا کوئی لینا دینا ہے عوام الناس کے ساتھ. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ نہیں ہے. پر اگر انڈیویجول کا بیٹر ہو جو کہ ساری عوام پہ اس کا اثر پڑتا ہو پھر ہو سکتا ہے. اور نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو وزارت عظمیٰ سے جب ہٹائے گئے تھے تو وہ ایک ہے جس پہ لوگوں کو بہت اعتراض بھی ہے کافی. پر وہ ایک کیس ہے 1994 میں نواز شریف نے اپنے نام سے کیا تھا انڈیویجول کے نام سے، اور اپنے خود کو نواز شریف ورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ کیس تھا. اس میں اس نے اپنے ذاتی حق کے لیے اپلائی کیا تھا اور 184(3) میں، اور اس کی سنی گئی تھی کیونکہ وہ پبلک انٹرسٹ کا ایشو تھا پارلیمنٹ ورسز دا پریزیڈنٹ ایگزیکٹو. اسی طرح افتخار محمد چودھری والا کیس تھا. یہ نہیں تھا، وہ جوڈیشری ورسز دی ایگزیکٹو اینڈ ایگزیکٹو واز ہیڈڈ بائی دی این آرمی چیف ایٹ دیٹ ٹائم. اور یہ اعتزاز صاحب ایک اور چیز، آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ کے امور انجام نہیں دے سکتی، یہ اس درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے. تو یہ کہے گا اس سے کیا مراد ہے؟ دوسرا کوئی راستہ نکلتا دکھائی دے رہا ہے تاحیات نااہلی ختم ہونے کے چانسز دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ نہیں، اب یہ اسی میں ہی کچھ ہوگا تو ہوگا، ورنہ تو یا لیجسلیشن سے ہو سکتا ہے، قانون سازی سے ہو سکتا ہے. پارلیمانی رستہ اس میں ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کو اس کو سوچنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا یہ درست ہے کہ نہیں. وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے. سپریم کورٹ ویسے شریف خاندان کو پہلے تو بڑی رعایت دیتا رہا ہے، آج بھی شاید دے دے. اور تو آپ کی نظر میں کیا وجہ ہو سکتی ہے صدر سپریم کورٹ بار کی جانب سے درخواست دائر کرنے کی ان کیسز میں جن میں کرپشن اور بددیانتی ثابت ہوئی ہو؟ ان کے خیال میں تو یہی ہوگا کہ پبلک انٹرسٹ کا کیس وہ کر رہے ہیں. اس کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کوئی اس میں فیس پکڑ لی ہوگی نواز شریف سے، ایسی ہرگز بات نہیں ہو سکتی. لیکن ان کے خیال میں ان کی اپنی رائے کے مطابق یہ ہوگا کہ یہ ایک پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے.
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एतजाज़ एहसन साहब, माहिर कानून ARY न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे, और साबिर शाकिर और अरशद शरीफ भी हमारे साथ मौजूद थे। नवाज शरीफ जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के खिलाफ आइनी दरख्वास्त दायर की गई है, और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया कि ताहयात नाअहली का इतलाक़ सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट के अमूर अंजाम नहीं दे सकती है। साथ ही ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया कि आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक नहीं मिलता है। अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक ना मिलना इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों में आर्टिकल 62(1)(f) के तलाक के पैरामीटर्स तय किए हैं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो इलेक्शन चैलेंज हुआ सिर्फ उसको कलअदम करार दिया जाए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।